हेलो दोस्तों, यथार्थ लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपका सिलेबस जो है उसमें एक सब्जेक्ट दिया हुआ है जिसका नाम है ग्राम समाज एवं विकास। और इस ग्राम समाज एवं विकास से आपके परीक्षा में कुल 25 प्रश्न पूछा जाएगा और यह 25 अंकों का होगा। और यह ग्राम समाज एवं विकास जो है आपके चयनित होने में सबसे बड़ा योगदान निभाने वाला है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है सामान्य हिंदी, गणित, जीके और ग्राम विकास। तो सामान्य हिंदी, गणित और जीके जो है काफी हद तक लोग कर लेते हैं, लेकिन यह ग्राम समाज एवं विकास जो है इसके लिए आपको बेहतरीन अध्ययन सामग्री किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं 2 से 3 किताबों को पढ़ने के बाद जो भी महत्वपूर्ण तथ्य मुझे मिला है उन सभी को मैं इस नोट्स में संकलित किया हूँ। और यह नोट्स जो है आपके ग्राम समाज एवं विकास का जो पाठ्यक्रम है टॉपिक वाइज समझने में बड़ा ही योगदान देने वाला है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं यह नोट्स जो है यह कुल 240 पेज का है और पूरे 240 पेज का वीडियो एक दिन बनाना मेरे लिए आसान नहीं है, इसीलिए इसे 3 से 4 वीडियो में मैं कवर करूंगा। और इसके लिए मैं पहला पार्ट बना चुका हूं जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप पहले पार्ट को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक के जरिए पहले पार्ट को देख लीजिए, फिर आप इस दूसरे पार्ट को देखिएगा, फिर समझने में बड़ी ही आसानी होगी। तो चलिए आज हम ग्राम समाज विकास का नोट्स जो है इसके दूसरे पार्ट को हम समझेंगे। दूसरा पार्ट हमारा शुरू होता है तहसील दिवस से। आज हम तहसील दिवस से जानना शुरू करेंगे। दोस्तों, यह तहसील दिवस जो है यह उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित होता है और इसमें जो है तहसील स्तर के समस्त अधिकारी सम्मिलित होते हैं। और इसमें जो शिकायतकर्ता होते हैं या आवेदनकर्ता होते हैं उनको एक रसीद दी जाती है जिसमें 10 अंकों की एक संख्या होती है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तहसील दिवस जो है इसका आयोजन जो है यह आपके जिले में पहले और तीसरे मंगलवार को होता है और इसका समय जो होता है सुबह के 10 बजे से शुरू होता है। और इसमें जो अधिकारीगण सम्मिलित होते हैं उसमें आपके जिलाधिकारी आ जाते हैं जो जिले के शीर्ष स्तर के अधिकारी होते हैं, दूसरे उप जिलाधिकारी, तीसरा तहसीलदार, चौथा नायब तहसीलदार और कानूनगो, और सबसे निचले स्तर का सरकारी कर्मचारी जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं वह लेखपाल होता है। तो इस तरह से तहसील दिवस का आयोजन होता है और उसमें जो शिकायतकर्ता होते हैं उनके शिकायतों का निराकरण किया जाता है। अब हम पंचायतों का जो गठन होता है उसके बारे में जान लेते हैं कि इसका गठन कैसे होता है। पंचायतों के गठन के बारे में पूरे विस्तार से संविधान के अनुच्छेद 243 में बताया गया है और इसमें बताया गया है कि यह ग्राम स्तर, मध्यवर्ती तथा जिला स्तर के लिए प्रावधान करता है तथा जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम होती है वहां मध्य स्तर की पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 243 में बताया गया है। और पंचायतों का गठन जो है इसमें पहला जो है सबसे निचले स्तर पर ग्राम सभा और ग्राम पंचायत होता है और दूसरे स्तर पर मध्यवर्ती पंचायत होता है और तीसरे स्तर पर जिला पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत होता है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है और मध्यवर्ती पंचायत होता है जो आपके ब्लॉक स्तर पर होता है और जिला स्तर पर जिला पंचायत होता है। इस तरह से ग्राम पंचायतों का संगठन होता है। अब पंचायतों के कार्यकाल को जान लेते हैं। ग्राम पंचायत जो होता है इसके कार्यकाल के बारे में जानते हैं। इसका कार्यकाल जो होता है यह कुल 5 वर्षों के लिए होता है। यदि पंचायतों का जो कार्यकाल है, अगर कार्यकाल से पहले पंचायत को भंग कर दिया जाए तो इस स्थिति में 6 महीने के भीतर पुनः चुनाव कराया जाता है, ऐसा बताया गया अनुच्छेद 243 में। अब वो पंचायतों के जो सदस्य होते हैं उनके लिए क्या योग्यताएं होती हैं, उन योग्यताओं के बारे में जान लेते हैं। इसमें बताया गया है कि पंचायत का सदस्य बनने के लिए आपकी जो उम्र है वह 21 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 21 वर्ष। यदि आपका उम्र
कम से कम 21 वर्ष है तो आप ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ सकते हैं अपने गांव में। और उसके बाद पंचायतों के लिए निर्वाचन जो होता है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले चुनाव के लिए एक राज्यपाल निर्वाचन आयोग जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। बताया गया है कि पंचायतों के लिए जो चुनाव किया जाता है, ठीक है, उसके लिए एक निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की जाती है और वह नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। उसके बाद बताया गया है कि यह आयोग जो होता है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, वह पंचायतों के लिए चुनाव द्वारा पर्यवेक्षण, निर्देशन, नियंत्रण करता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें ऐसी होंगी जो राज्य का राज्यपाल निर्धारित करेगा तथा नियुक्ति के बाद सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उसके बाद बताया गया है कि यह राज्यपाल जिसकी नियुक्ति करता है, जिस पंचायतों के कार्यकाल के लिए जिस चुनाव आयोग की नियुक्ति करता है, उसमें बताया गया है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को साबित कदाचार के आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है, यदि उस पर कोई कदाचार सिद्ध कर दिया जाता है तो उसे पद से हटाया जा सकता है, ऐसा इसमें बताया गया है। तथा हटाने की विधि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विधि के जैसी होगी। यह आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विधि जो है वह किसके समकक्ष होती है, तो वह राज्य निर्वाचन आयुक्त के समकक्ष होती है। उसके बाद बताया गया है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है उसके लागू होने की तिथि 24 अप्रैल 1993 से एक वर्ष के अंदर सभी राज्यों को नई पंचायती राज प्रणाली को अपनाना होगा तथा पहले से गठित पंचायत अपने कार्यकाल की समाप्ति तक रहेगी अगर राज्य द्वारा उन्हें भंग ना किया जाए। उसके बाद बताया गया है कि न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन से तात्पर्य ऐसी विधि की मान्यता से है जो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, स्थानों का आवंटन से संबंधित मामले को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। उसके बाद बताया गया है कि राज्य विधानमंडल पंचायतों के लेखाओं की परीक्षा कर सकता है। पंचायत के अनिवार्य कार्य जो होते हैं, अब उसको हम देख लेते हैं। पंचायत के वे अनिवार्य कार्य कौन से हैं जो पंचायत को करना ही पड़ेगा हर हाल में। तो पहले पेयजल की व्यवस्था करना होगा, दूसरा प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का प्रबंध करना होगा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की रक्षा व्यवस्था क्या क्या है जो एक पंचायत को अनिवार्य रूप से करना ही होगा। तो इसमें बताया गया है कि सड़कें व नालियों को बनवाना होगा, हाथ में बाजारों का प्रबंधन करना होगा। उसके बाद है सार्वजनिक स्थानों की व्यवस्था या उनका रखरखाव भी करना होगा। छठे नंबर पे बताया गया है कि महिला एवं बाल कल्याण से जुड़े कार्यों का प्रबंधन भी पंचायत के द्वारा अनिवार्य रूप से करना होगा। लोक व्यवस्था में सरकार को सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी भी पंचायत की होती है। कृषि एवं भूमिका विकास भी इसी की जिम्मेदारी होती है। ग्रामीण विकास के कार्यों को सहयोग प्रदान करना भी ग्राम पंचायत की अनिवार्य जिम्मेदारी होती है। अब पंचायत के स्वैच्छिक कार्य देख लेते हैं, यानी कि वह कार्य जो पंचायत जो है अपने इच्छा अनुसार करेगा, यह अनिवार्य नहीं है कि पंचायत को करना ही होगा। तो इसमें पहला बताया गया है कि पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना करना होगा। अब यह पंचायत के ऊपर निर्भर करता है कि वह अपने पंचायत क्षेत्र में
पुस्तकालय की स्थापना करता है या नहीं करता है, यह उसके इच्छा अनुसार होगा। दूसरा बताया गया कि सड़कों के किनारे पर पौधारोपण करना होगा। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा हमेशा समय समय पर कार्यक्रम चलाया जाता है, लेकिन यह भी पंचायत के इच्छा पर निर्भर करता है कि वह सड़कों के किनारे पर पौधारोपण करवाता है या नहीं, यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। तीसरा है मनोरंजन के साधनों का प्रबंधन करना होगा। चौथा है प्राकृतिक आपदाओं के समय मदद पहुंचाना भी पंचायत की जिम्मेदारी है, लेकिन वह इसके इच्छा पर निर्भर करता है, यानी कि इच्छा अनुसार कर सकता है। और पांचवा है रोजगारोन्मुख कार्यों का प्रबंधन करना होगा, जिससे पंचायत के लोगों को रोजगार मिल सके, यह भी पंचायत के इच्छा पर निर्भर करता है। अब ग्राम पंचायत का जो बैठक होता है उसको देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक उस ग्राम पंचायत के गठन के 30 दिन के भीतर होना अनिवार्य है। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है और आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक जो होती है उस ग्राम पंचायत के गठन के कितने दिन के भीतर होना अनिवार्य है। तो इसे आप याद रखिएगा कि ग्राम पंचायत की पहली बैठक जो होती है वो ग्राम पंचायत के बनने के 30 दिन के भीतर होना अनिवार्य है। दूसरा है 2 लगातार बैठकों के बीच 2 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है, यह भी आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि यदि पंचायत का 2 लगातार बैठक होता है तो उन दोनों के बीच में कितने माह का अंतर नहीं होना चाहिए। तो इसमें बताया गया कि 2 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए दोनों बैठकों के बीच में। उसके बाद है ग्राम पंचायत सचिव ग्राम विकास अधिकारी होता है। ग्राम पंचायत सचिव जो होता है वह ग्राम विकास अधिकारी होता है। अगला है एक ग्राम विकास अधिकारी वर्तमान में 5 पंचायतों का कार्य देखता है। एक ग्राम विकास अधिकारी जो है वह 5 पंचायतों का कार्य देखता है। दोस्तों यदि आप 2019 में ग्राम विकास अधिकारी के लिए हुए पेपर को दिए होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें भी आपका ग्राम समाज एवं विकास का सब्जेक्ट है। तो यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको डबल फायदा होने वाला है। पहले तो यह वीडियो लेखपाल के लिए विशेष रूप से है ही, उसके बाद ग्राम विकास अधिकारी जो वर्ष 2019 में हुआ था जिसके एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया था धांधली की वजह से, और अब बताया जा रहा है कि इसका री एग्जाम होना है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरे ध्यान से देखिएगा क्योंकि इससे आपको डबल फायदा होने वाला है यदि आप ग्राम विकास अधिकारी का फॉर्म भरे हैं तो। चलिए आगे देखते हैं। अब पंचायत से संबंधित ग्राम पंचायत जो होता है इससे संबंधित अन्य तथ्यों को देख लेते हैं। इसमें पहला बताया गया कि वर्तमान में भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या 2,55,357 है। इसको आप याद रखिएगा कि इस समय भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या 2,55,357 है। इस संख्या को आप याद रखिएगा। और इसमें बताया गया है कि आपको पता होगा कि ग्राम पंचायत जो होता है उसमें पंच भी होते हैं और इस पंच में कुल 7 से 17 सदस्य होते हैं। यह भी पूछा जा सकता है, इसीलिए आप इन आंकड़ों पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बताया गया है कि तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को पंचायत समिति कहा जाता है। यह भी आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि तहसील स्तर पर जो सरकारी निकाय होते हैं उसे क्या कहते हैं। दोस्तों इस नोट्स में जो भी तथ्य आपको बताया जा रहा है वह सारे के सारे तथ्य बड़ा ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि 2 से 3 किताबों को पढ़ने के बाद उन तथ्यों को इस नोट्स में सम्मिलित किया गया है। इसलिए आप सभी तथ्यों को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। और इस वीडियो के लिए मैं आपको इस नोट्स का PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दूंगा, वहां से जाइएगा और आप इस वीडियो के लिए जो नोट्स है उसके PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और कम से कम उसे 2 से 3 बार पढ़िएगा। फिर ग्राम समाज एवं विकास का जो आपका सिलेबस है या जो सब्जेक्ट है इसके सभी तथ्य आपको याद हो जाएंगे। और परीक्षा में यदि इससे प्रश्न पूछता है, यदि ये सब आंकड़े आपके सामने दिखाए जाते हैं परीक्षा में पेपर के माध्यम से, तो आप तुरंत
हल कर पाएंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसके पीडीएफ को 2 से 3 बार जरूर पढ़िएगा। अगला बताया गया है कि ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित है। यह भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित कर दिया गया है। अगला है कि पंचायत का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। यदि आपकी उम्र 21 वर्ष है और आपके गांव में कभी ग्राम पंचायत का चुनाव होता है तो आप उसके लिए योग्य हैं। आप ग्राम पंचायत के तहत होने वाले प्रधानी का चुनाव लड़ सकते हैं, ग्राम का प्रधान बन सकते हैं, जिसे मुखिया भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला बताया गया है कि ग्राम पंचायत का गठन 1000 की आबादी पर किया जाता है। यदि किसी गांव का आबादी 1000 हो जाता है तो वहां पर ग्राम पंचायत का गठन हो जाता है और उस गांव का अपना एक ग्राम प्रधान होता है, जिसे मुखिया कहते हैं गांव में। यदि किसी गांव की आबादी 1000 से कम है तो उस गांव में आप देखे होंगे कि वहां पे ग्राम प्रधान नहीं होते हैं। ग्राम प्रधान जो होते हैं उस गांव से सटे जो अन्य गांव होता है वहां पर कोई न कोई ग्राम प्रधान होता है जहां की आबादी 1000 होती है। और जैसे ही आपके गांव की आबादी 1000 हो जाती है तो आपके गांव में भी ग्राम प्रधान का चुनाव होने लगता है और आपके गांव को भी एक ग्राम प्रधान मिल जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला बताया गया है कि पंचायतों में मतदाता बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम उम्र जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। अगला है पंचायत का अध्यक्ष जो होता है वह ग्राम प्रधान होता है। पंचायत का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। अगला है ग्राम प्रधान का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। अब ये सारे के सारे मतदाता 18 वर्ष से ऊपर के होते हैं, 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर के। अगला बताया गया है कि ग्राम पंचायतों के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। यह 2 बार प्रिंट हो गया है। आगे देखते हैं। उप प्रधान का चुनाव पंचायत के चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता है। अब आगे हम भूमि सर्वेक्षण को देखते हैं। अब हम भूमि सर्वेक्षण के बारे में जानेंगे कि भूमि सर्वेक्षण क्या होता है। दोस्तों, भूमि पर स्थित बिंदुओं की माप करने को ही भूमि सर्वेक्षण कहा जाता है। यह इसकी परिभाषा है। या भूमि की स्थिति को कागज के ऊपर अवलोकित करने की कला को भूमि सर्वेक्षण कहा जाता है। इसको आप याद रखिएगा। यदि आपके पास नोटबुक है तो आप इन सभी तथ्यों को नोट डाउन करते जाइए। यदि आप नोट नहीं कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको नोट करने में जो समय लगेगा वह समय बचाने के लिए मैं आपको इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दूंगा। वहां से जाइएगा और पीडीएफ को डाउनलोड करके 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा, आपका समय बच जाएगा। बस आप इस वीडियो को पूरे विस्तार से और ध्यान से देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। अब हम भूमि सर्वेक्षण आवश्यक क्यों है, इसके महत्व को जान लेते हैं कि भूमि सर्वेक्षण आवश्यक क्यों है। तो खेतों में खेती के लिए सिंचाई और नाली, मेड़ आदि की सही स्थिति होने से ही सफलतापूर्वक कृषि कार्य किए जा सकते हैं। इसके लिए भूमि का सर्वेक्षण करना आवश्यक होता है। और आगे बताया गया है कि इससे बंटवारे की स्थिति में विभिन्न खेतों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, पड़ोसियों से सीमा विवाद हल करने के लिए सीमाओं का निर्धारण करना तथा क्षेत्रीय विकास के लिए अमुक क्षेत्र का मानचित्र तैयार करने में सुविधा रहती है। तो भूमि का सर्वेक्षण इसीलिए किया जाता है कि जो किसान होता है उसको उसकी कितनी भूमि है वह सही पता चल जाए, फिर उस भूमि पर वह अपना खेती कर सके। क्योंकि यदि उसको अपने भूमि की सही जानकारी नहीं होती है तो इस स्थिति में क्या होता है, मान लीजिए यह किसी किसान के खेत है, ठीक, और बगल में किसी अन्य किसान का खेत है,
यदि इन दोनों के खेतों का निर्धारण कर दिया जाता है, इन दोनों के क्षेत्रफल को निर्धारित कर दिया जाता है, तो इन दोनों को खेती करने में बड़ी ही आसानी होती है, क्योंकि यह अपना कार्य करता है, यह अपना कार्य करता है अपने अपने खेतों में, और यह सब संभव हो पाता है भूमि सर्वेक्षण से। इसीलिए भूमि का सर्वेक्षण किया जाना आवश्यक हो जाता है। अब आगे देखते हैं भूमि सर्वेक्षण के बारे में ही पढ़ते हैं आगे कि आवश्यक क्यों है। इसमें बताया गया है कि खेत का सही मानचित्र तैयार कर लिया जाता है और खेतों की सही तरीके से सीमा निर्धारण भी हो जाता है। कृषि कार्यों के अच्छे संचालन के लिए उपयुक्त खेतों का निर्माण हो जाता है। ढाल के अनुरूप फसलें उगाकर भूक्षरण को कम किया जा सकता है। आसपास के सदस्यों की सीमा विवाद को सुलझाया जा सकता है, क्योंकि आसपास के जो सदस्य हैं जब उनके खेतों का क्षेत्रफल जो है सही से निर्धारित कर दिया जाता है तो उनमें विवाद होने की संभावना न के बराबर होती है। विभिन्न खेतों का क्षेत्रफल मालूम कर लिया जाता है। भूमि की दक्षता का सही मूल्यांकन तथा उपयोग इसमें संभव हो पाता है। सड़क, मेड़ तथा सिंचाई की नाली के लिए सही स्थान का चुनाव भी हो जाता है। क्षेत्र के विकास के लिए सही नियोजन भी संभव हो पाता है। प्राकृतिक स्थल तथा अन्य भूभाग के विकास के लिए भी भूमि का सर्वेक्षण आवश्यक हो जाता है। फार्म के लिए उचित जल निकासी भी बहुत ही आवश्यक हो जाता है, और यह सब संभव हो पाता है भूमि सर्वेक्षण से ही। अब भूमि सर्वेक्षण के कौन कौन से प्रकार होते हैं उसको हम देखेंगे कि सर्वेक्षण के प्रकार कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, भूमि सर्वेक्षण को मुख्यतः दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है सैनिक सर्वेक्षण, दूसरा है धरातलीय सर्वेक्षण। अब यह सैनिक सर्वेक्षण और धरातलीय सर्वेक्षण क्या होता है इसको हम जानते हैं। देखिए, एक कृषि कार्य में धरातलीय सर्वेक्षण जो है यह कृषि कार्य में ही होता है। अब यंत्रों के आधार पर सर्वेक्षण के प्रकार को समझते हैं। यंत्रों के आधार पर कुल 8 प्रकार के सर्वेक्षण किए जाते हैं, और वो 8 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है चेन जरीब सर्वेक्षण, दूसरा है प्लेन टेबल सर्वेक्षण, तीसरा है कुतुबनुमा सर्वेक्षण, चौथा है फोटोग्राफिक सर्वेक्षण, पांचवा है हवाई सर्वेक्षण, छठवां है टेक्योमेट्रिक सर्वेक्षण, सातवां है थियोडो लाइट सर्वेक्षण, और आठवां है लेवल सर्वेक्षण। तो दोस्तों, इस प्रकार से भूमि सर्वेक्षण के लिए आपका कुल 8 प्रकार का सर्वेक्षण होता है, और इन 8 प्रकार के माध्यम से भूमि का सर्वेक्षण किया जाता है। और इसमें आपका सबसे महत्वपूर्ण सर्वेक्षण जो होता है वह है आपका चेन, जिसे जरीब भी कहते हैं। चेन जरीब सर्वेक्षण जो है यह आपका सबसे महत्वपूर्ण सर्वेक्षण है। इसी से आपका परीक्षा में अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए अब देखते हैं। अब भूमि सर्वेक्षण जो है इसके लिए यंत्रों का भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यंत्रों के माध्यम से ही भूमि का सर्वेक्षण संभव हो पाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे जरीब के बारे में, जिसके बारे में आपके परीक्षा में अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है, और इसी से फिर से प्रश्न पूछने की संभावना है। तो जरीब जो होता है इसे इंग्लिश में चेन कहते हैं। यह सर्वेक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। यह इस्पात का बना होता है, और इसमें कुल 100 कड़ियां होती हैं। इसके दोनों सिरों पर पीतल के हैंडल पकड़ने के लिए लगे होते हैं। भूमि मापन के लिए चेन जरीब सर्वेक्षण एक सबसे अच्छी एवं सरल विधि है। जरीब को भूमि पर फैलाने के लिए इसके किनारों पर हैंडल लगे होते हैं, जिनको पकड़कर हम भूमि पर आसानी से जरीब फैला सकते हैं। बाहरी तरफ का हैंडल जो होता है शून्य या बिंदु या चेन के अंतिम भाग को बतलाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेन है जिसे हिंदी में जरीब कहते हैं, और यह जरीब सर्वेक्षण जो है यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, और इसी से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाएगा। तो यदि आप नोटबुक लिए हैं तो इन सभी को नोट करते जाइए। जो भी महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने प्रदर्शित किया जा रहा है इन सभी को आप नोट करते रहिएगा।
और नहीं नोट कर रहे हैं तब भी मैं आपको बता दूं, आपका कीमती समय बचाने के लिए मैं इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां से जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और कम से कम 2 से 3 बार पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। इससे होगा यह कि आपको नोट करने में जो समय लगेगा उस समय से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं जरीब के बारे में। यह लोहे या स्टील का बना होता है। यह भूमि की लंबाई मापने में काम आता है। इसमें कुल 100 कड़ी लगी होती है। यह आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जरीब जो होता है इसमें कितनी कड़ियां होती हैं। तो याद रखिएगा, जरीब जो है इसमें भूमि मापने के लिए कुल 100 कड़ियां होती हैं और प्रत्येक कड़ी की लंबाई 0.6 फुट या 7.9 इंच होता है। इन सभी को आप याद रखिएगा। अब जरीब के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। पहला आता है गंटर जरीब। यह गंटर जरीब जो होता है यह 64 से 66 फीट लंबा होता है तथा रकबा नापने के काम में आता है। अब दूसरा है इंजीनियर्स जरीब। इसकी लंबाई 100 फीट की होती है। इसमें भी 100 कड़ियां होती हैं। तीसरा आता है आपका मीटरी जरीब। यह 20 से 30 फीट लंबा होता है तथा इसमें भी 100 कड़ियां होती हैं। भारत के अधिकतर भागों में खेतों को मापने के लिए मीटरी जरीब का ही इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं। दोस्तों, भूमि सर्वेक्षण जो होता है उसके लिए अन्य भी यंत्र होते हैं, जैसे गट्ठा, गज। यंत्र नहीं दोस्तों, यह मात्रक है। इस मात्रक के आधार पे भूमि का सर्वेक्षण किया जाता है। जैसे गट्ठा में भी खेत को मापा जाता है। गज में जरीब से मापा या तो यंत्र है। बिस्सा में मापा जाता है। विश्वांशी में मापा जाता है। उनवांशी है, कनवांशी है, किल्ला है, बीघा है, एकड़ है, हेक्टेयर है, मरला है, कनाल है आदि। दोस्तों देखिए, इस समय वर्तमान में खेत को मापने के लिए सबसे अधिक मात्रकों का इस्तेमाल किया जाता है, वह है एकड़, हेक्टेयर। यह दोनों मात्रक जो है इससे सबसे अधिक भूमि का सर्वेक्षण किया जाता है। इसी मात्रक का इस्तेमाल अधिकतर किया जाता है आपके भूमि सर्वेक्षण में। चलिए आगे देखते हैं। अब हम भूमि सर्वेक्षण को मापने के लिए जो मात्रक होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके परीक्षा में सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एक गज जो होता है, एक गज में कितना यार्ड होता है, कितना मीटर होता है, कितना इंच होता है, ये या एक गज कितना फीट के बराबर होता है। तो यह आपको याद करना होगा और इसके लिए कम से कम आपको 2 से 3 बार इसको पढ़ना होगा। उसके बाद यह आपके दिमाग में एक जगह फिट हो जाएगा और परीक्षा में यदि प्रश्न पूछ लिया जाता है तो बड़े ही आसानी से आप इसको हल कर पाएंगे। जैसे एक गज, एक यार्ड 0.9, एक मीटर 36 इंच या 9 वर्ग फीट के बराबर होता है। इसी प्रकार से एक हाथ जो है प्राचीन समय में अधिकतर इसी का इस्तेमाल होता था। जब हमारे पास यंत्र नहीं थे तो हाथ का इस्तेमाल होता था। एक हाथ जो है यह 0.5 गज 18 इंच 1.5 फीट 0.4752 मीटर के बराबर होता है और एक गट्ठा जो है यह 2.75 गज 99 इंच और 55 गज के बराबर होता है। आगे देखते हैं। इसको जरूर याद रखिएगा, एक जरीब जो है यह 55 गज के बराबर होता है। अब भूमि का जो सर्वेक्षण किया जाता है उसको क्षेत्रफल में मापने के लिए जिन मात्रकों का इस्तेमाल किया जाता है उसको अब हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा आता है एक उनवांशी। अब परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक उनवांशी में कितना वर्ग फुट या वर्ग गज होता है। तो यह आपको याद रखना होगा कि एक उनवांशी जो है इसमें 24.5025 वर्ग गज होता है, 0.17015625 वर्ग फुट होता है। यह इतना बड़ा डेटा है कि आपको तुरंत याद हो जाए यह आसान नहीं है। इसके लिए कम से कम 2 से 3 बार आपको इन मात्रकों को पढ़ना होगा, समझना होगा
और एक कचवांशी जो होता है यह 20 उनवांशी के बराबर होता है। एक विषवांशी जो होता है यह 20 कचवांशी के बराबर होता है। एक वर्ग गड्ढा के बराबर होता है गड्ढा, और 7.5625 वर्ग गज के बराबर होता है, और 9801 वर्ग गज के बराबर होता है। और 20 विषवांशी जो होता है यह 20 वर्ग लाठा के बराबर होता है। अब आगे देखते हैं। देखिए, एक कच्चा बीघा जो है यह 6.66 बिस्सा के बराबर होता है। 1008 वर्ग गज, या इसमें 3 वर्ग फुट अगर जोड़ लिया जाए तो उतने के बराबर एक कच्चा बीघा होता है। एक पक्का बीघा जो है वह 1 वर्ग जरीब 3 कच्चा बीघा 20 बिस्से और 3025 वर्ग गज 2529 वर्ग मीटर के बराबर होता है। अब आ गया आपका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला मात्रक, वह है एकड़। अब एक एकड़ जो है यह 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। इससे आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक एकड़ में कितना वर्ग गज होता है। तो आप याद रखिएगा, एक एकड़ जो है यह 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। 4046.8 वर्ग मीटर, 0.4047 हेक्टेयर, 8 कनाल 160 मरला के बराबर होता है आपका एक एकड़। अब दूसरा है एक हेक्टेयर। एक हेक्टेयर जो है यह 11,960 यार्ड के बराबर होता है, 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है, 2.471 एकड़ के बराबर होता है। और एक बिस्सा जो है आपका यह 20 विषवांशी के बराबर होता है। अब भूमि सर्वेक्षण में हम लंबाई को मापने के लिए जिन मात्रकों का इस्तेमाल करते हैं, अब उसको हम एक एक करके देख लेते हैं। और इसमें पहला हमारा आता है 4 अंगुल जो होता है यह 1 गिरह के बराबर होता है, और 16 गिरह जो होता है यह 1 गज के बराबर होता है। 3 गिरह जो होता है यह 1 गट्ठा के बराबर होता है। 20 गट्ठा जो है यह 2 जरीब के बराबर होता है। और 29 सही 1/8, 29 सही 1/8 जरीब जो है यह आपका 1 मील के बराबर होता है। और 3 हाथ जो है 1 करम के बराबर होता है। 10 करम जो है 1 जरीब के बराबर होता है। तो आपको अपने परीक्षा में जरीब से, एकड़ से, हेक्टेयर, उनवांशी और विषवांशी, इन सभी मात्रकों को याद करना बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और इन सभी को आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। और यहाँ से हमारा शुरू होता है उत्तर प्रदेश की कृषि। अब उत्तर प्रदेश के का जो स्पेशल तथ्य है, जो उत्तर प्रदेश का स्टैटिक तथ्य है, अब यूपी स्टैटिक के बारे में हम समझ लेते हैं। दोस्तों, आपका जो एक ग्राम समाज एवं विकास जो है इसमें कम से कम 11 से 12 क्वेश्चन जो है यह आपके यूपी जीके से पूछा जाएगा। तो इसीलिए हम इस नोट्स में यूपी जीके के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए अब हम जानते हैं यूपी की जो कृषि है उसके बारे में। इसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है इसमें कृषि का सर्वोच्च स्थान है, और राज्य की कुल आय में कृषि तथा पशुपालन द्वारा सर्वाधिक योगदान प्राप्त होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कृषि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। कृषि जो है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के मेरुदंड है। राज्य के कुल कर्मकारों में कृषि कर्मकारों का 70% योगदान है। 70% योगदान देते हैं कृषि कार्य में।
और बताया गया है कि उत्तर प्रदेश की कृषि योग्य भूमि जो है वह कुल 25,304 हेक्टेयर के बराबर है, जो देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 12% है। अब आगे जो तथ्य है उस तथ्य को देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल जो है आम, गेहूं, गन्ना है। इसमें उत्तर प्रदेश आम, गेहूं, गन्ना जो है यह उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से होता है और इसमें उत्तर प्रदेश का प्रमुख योगदान है। अब हम उत्तर प्रदेश के अन्य तथ्यों के बारे में जानते हैं। इसमें पहला बताया गया है कि गेहूं जो है यह उत्तर प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल है और भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। दूसरा है चावल। राज्य का गेहूं के बाद दूसरा प्रमुख खाद्य चावल है। रुहेलखंड को उत्तर प्रदेश का चावल का कटोरा कहा जाता है। इसको आप याद रखिएगा, यह आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो यह आपको याद होना चाहिए कि रुहेलखंड जो है इसे उत्तर प्रदेश का चावल का कटोरा कहा जाता है। आगे देखते हैं। अब उत्तर प्रदेश की व्यापारिक फसलें जो हैं उसको हम देखेंगे और इस व्यापारिक फसल में पहला आ जाता है गन्ना। गन्ना जो है यह विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश अपना भारत है। गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन अपने भारत में होता है और यह विश्व का लगभग 1/4 गन्ना उत्पन्न करता है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। यदि आपको परीक्षा में प्रश्न इस तरह से मिल जाए कि भारत का कौन सा राज्य है जहां पे गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो वो आप याद रखिएगा वह हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है अपने भारत में। यदि विश्व में पूछ ले तो वह आपका ब्राजील हो जाएगा। ब्राजील में गन्ना का अधिकतम उत्पादन होता है, इसी कारण से ब्राजील को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। ब्राजील को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। अब आगे देखते हैं तिलहन के बारे में। देश के कुल तिलहन उत्पादन का 10% भाग जो है वह अपने उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। और तिलहन में अपने उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है मूंगफली, राई, सरसों, तिल आदि। अब रेशेदार फसल में पहला हमारा आ जाता है कपास। और कपास जो है उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना का जो दोआब है, जैसे अलीगढ़, मथुरा, बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मैनपुरी, एटा आदि जिलों में कपास की खेती की जाती है। आगे जूट के बारे में देख लेते हैं। यह लखीमपुर खीरी, सीतापुर, देवरिया, गोंडा, बहराइच जिलों में की जाती है। आगे देखते हैं आलू के बारे में। आलू जो है राज्य में सब्जियों के कुल क्षेत्र के आधे से अधिक भाग में आलू की खेती की जाती है। फर्रुखाबाद न केवल उत्तर प्रदेश का बल्कि भारत का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला है। अब चाय के बारे में देख लेते हैं। राज्य में चाय जो है गढ़वाल और कुमायूं मंडलों में हिमालय और शिवालिक के मध्य क्षेत्र में उगाई जाती है। अब तंबाकू के बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में तंबाकू जो है वाराणसी, मेरठ, बुलंदशहर, मैनपुरी, सहारनपुर, एटा और फर्रुखाबाद जिलों में तंबाकू विशेष रूप से उगाई जाती है। अब चलिए देश स्तर पर कृषि में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है उसको हम देखते हैं। इसमें बताया गया है कि कुल सिंचित क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का जो है पहला स्थान है। नहर सिंचित क्षेत्रफल में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। ट्यूबवेल सिंचित क्षेत्रफल में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। और कुल खाद्यान्न उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। कुल गेहूं के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। और कुल गन्ना उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। इसी प्रकार से आम उत्पादन में भी पहला स्थान है।
अमरूद में भी पहला स्थान है, आंवला उत्पादन में भी पहला स्थान है। आंवला जो है सबसे अधिक अपने उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है, तो वह होता है प्रतापगढ़ में। तरबूज उत्पादन में भी पहला स्थान है, खरबूज में भी पहला स्थान है, आलू में भी पहला स्थान है। कुल सब्जियों के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का अपने देश में पहला स्थान है। उर्वरक इस्तेमाल करने में भी पहला स्थान है, सबसे अधिक उर्वरक का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में होता है। और उसके बाद गाय एवं भैंस के दुग्ध उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। चीनी उत्पादन में भी पहला स्थान है, फसल क्षेत्रफल में पहला स्थान है, पशुधन में भी पहला स्थान है, कुल चावल उत्पादन में भी पहला स्थान है, फल उत्पादन में भी पहला नहीं तीसरा स्थान है। फल के मामले में उत्तर प्रदेश जो है अपने देश में तीसरे स्थान पे है। पूरे भारतवर्ष में नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है। यह तथ्य जो आपका यह परीक्षा में लगातार कई बार पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश में किसके माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो याद रखिएगा, नलकूप के माध्यम से आपके उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। अब प्रदेश में प्रमुख रूप से 3 फसलें पैदा की जाती हैं, अब उसे हम देख लेते हैं। अब इन 3 फसलों में पहला हमारा आता है रबी का फसल। और आपको पता होगा कि रबी का फसल में कौन कौन सा फसल आता है। तो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। जैसे चना, गेहूं, जौ, मटर, सरसों, तंबाकू, आलू, ये सब रबी की फसल है। इसी प्रकार से खरीफ का फसल है। खरीफ का फसल है जो है यह अप्रैल जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। खरीफ के फसल में आता है मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, सन, कपास, दलहन आदि प्रमुख खरीफ की फसल हैं। अब जायद के फसल में देख लेते हैं। जायद के फसल में जायद का फसल जो है जून जुलाई में बोया जाता है और इसके अंतर्गत आता है फल, फूल, सब्जी जैसे खरबूज, ककड़ी, कुछ विशेष प्रकार की चावल की फसलें हैं। और इसी प्रकार से दलहन की फसलें जो है, ये जो खरीफ के फसल में लिखा गया है, इसमें भी कुछ विशेष प्रकार की दलहन की फसलें आती हैं। अब आगे देखते हैं। दोस्तों अब यहां से हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में प्रमुख फसलों के उत्पादक जो हैं उनका स्थान क्या है अपने देश में, तो उसको हम देखेंगे। और इसके बारे में हम इस वीडियो के तीसरे पार्ट में देखेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं तीसरा पार्ट बनाऊं और उस वीडियो को अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो इस तरह से दोस्तों बिना समय बर्बाद किए, एक एक मिनट बड़ा ही महत्वपूर्ण और मूल्यवान है आपके लिए, एक एक मिनट का इस्तेमाल कीजिए। आप इस दूसरे पार्ट को देख लीजिए और यदि आप पहले पार्ट को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो में दिए हुए लिंक पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाइए और पहले पार्ट को देख लीजिए। फिर उसके बाद इस दूसरे पार्ट को भी देखिएगा और उसके बाद इसका जो पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा उसको डाउनलोड करके आप तुरंत 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा। इस तरह से आपका ग्राम समाज एवं विकास का जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा और परीक्षा में आप बेहतर अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों अब मिलेंगे तीसरे पार्ट में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।